आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। यमन में अरब इत्तेहाद के अलग अलग फजाई हमले में 6 अफराद मारे गए हैं जबकि दर्जनों जख्मी हुए हैं। हौसी टेलीविजन के मुताबिक अरब इत्तेहादी ने सादा पर फजाई हमले किए जिनमें से 2 बच्चे हलाक हो गए हैं और 5 अफराद जख्मी हुए हैं। जराये के मुताबिक सादा के मारान जिले में अरब इत्तेहाद ने एक आम शहरी के घर पर हमला किया जिसके नतीजे में घर पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया। इस हमले में 2 मासूम बच्चे मारे गए। वहीं बंदरगाही शहर अल हुदैदा में किए गए एक दूसरे हमले में 4 अफराद के मारे जाने की इत्तला है। जराये के मुताबिक इत्तेहादी अफवाज ने हुदैदा में एक रेडियो स्टेशन पर हमला किया जिसके नतीजे में अल मारवा रेडियो स्टेशन के 4 मुलाजिम मारे गए हैं। आपको बता दें कि जिनेवा टॉक फेल होने के बाद सऊदी अरब इत्तेहाद ने यमन में हमले तेज कर दिए हैं। वहीं दोबारा मुज़ाकरात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी मंदूब मार्टिन ग्रिफिथ सना रवाना हो गए हैं। उन्होंने तमाम फरीकों से जंगबंदी की अपील की है। उधर यमन में जंगबंदी और मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची मार्टिन ग्रिफिथ सना पहुंच गए हैं। ज़राए के मुताबिक हौसी बागियों ने मीटिंग ग्रिफिथ से मुज़ाकरात के लिए नई शर्तें रखी हैं। मार्टिन हौसियों और दीगर जमातों से अलग अलग मुलाकात कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी मंदूब ने साबिक मकतूल सदर अब्दुल्ला सालेह की जमात पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडरों से मुलाकात की है और वहीं हौसियों ने जिनेवा में आइंदा मुज़ाकरात के लिए नई शर्तें आयद कर दी हैं। उन्होंने सादा और अल हुदैदा में फ़ौरन हमले रोकने, तमाम सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह अदा करने और सना का बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा परवाज़ों के लिए खोलने का मुतालबा किया है। आपको बता दें कि यमन में 2015 से खाना जंगी चल रही है जिसमें कि अब तक 20,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और इदलीब में जंग रोकने के लिए सफारती कोशिशें जारी हैं। इस सिलसिले में तुर्की के सदर तैयब अर्दगान ने अपने रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन से रूसी शहर सोची में मुलाकात की। दोनों सदर के दरमियान हुई इस मीटिंग में इदलीब में मुमकिना फौजी ऑपरेशन और इससे पैदा होने वाली सूरत हाल पर बातचीत हुई। तुर्की के सदर अर्दगान ने कहा कि पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त सोची पर टिकी हुई हैं। अगर रूस मुस्बत पहल करता है तो खत्ते के लिए एक उम्मीद साबित होगी। इससे कबल तेहरान में दोनों लीडर ईरानी सदर के साथ इसी मामले पर मीटिंग कर चुके हैं लेकिन ये बातचीत बेनतीजा रही। तुर्की इदलीब में सीज फायर चाहता है ताकि लाखों आम शहरियों को जंग से बचाया जा सके, लेकिन रूस और ईरान का कहना था कि शाम में अमन कायम करने के लिए इदलीब से बागियों का खात्मा जरूरी है। पूरी दुनिया की निगाहें इदलिब और सोची पर टिकी हुई है। सोची से जो स्टेटमेंट जारी होगी उस पर पूरी दुनिया को भरोसा और उम्मीद है। और इस वक्त हमारे साथ खासतौर से वर्ल्ड अफेयर्स के माहिर प्रकाश के राय साहब जुड़ गए हैं, एक्सपर्ट हैं वर्ल्ड अफेयर्स के, उनसे बात करेंगे। सर, इदलीब में जंग ना हो इसके लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर कोशिशें चल रही हैं। तुर्की के सदर ने पुतिन से दोबारा मुलाकात की है और अर्दगान ने कहा है कि पूरी दुनिया को इस मुलाकात से उम्मीद है। आप क्या मानते हैं? देखिए, इसको 2 तरीके से देखा जाना चाहिए। एक तो ये है कि डेफिनेटली तुर्की के प्रेसिडेंट जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं एर्दोआन, लेकिन 7 सितंबर को भी बात हुई थी, आपको पता है। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुर्की के पास भी और रूसी और ईरानी और सीरियाई जो अलायंस है उसके पास भी ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं जी। और इसमें एक चीज हमें ये समझना चाहिए कि ये अमन तो होना है। अमन तो मतलब आखिरत तक तो हमें अमन की तरफ ही जाना, चाहे कोई भी मसला हो, सीरियाई नहीं, दुनिया का कोई भी मसला हो। लेकिन उसके बीच में हमें गर्दोगारत भी देखनी है और वो हम इदलिब में देख रहे हैं जी। और टर्की के प्रेसिडेंट ने 2 लेवल पे बात की है। एक तो वो रूस से बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने यूरोप को या पश्चिमी देशों को ये कहा है कि एक रिफ्यूजीज का रेला और आएगा जी। एक और उसमें ऑप्शन ये है कि मतलब पॉसिबिलिटी ये है कि अगर इदलिब में बहुत ज्यादा क्राइसिस बढ़ती है तो टर्की के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, दबाव होगा, क्योंकि वहां बगल में बाउंड्री है तो ऑब्वियसली रिफ्यूजीज जो है वहां एंटर करेंगे। तो अभी मुझे ये मतलब अगर मुझे कहना हो तो मैं यही कहूंगा कि ईरानी, सीरियाई और रूसी लीडरशिप को एर्दोआन की बात मान लेनी चाहिए। और ठीक है, वो अपना उनका जो जियोपॉलिटिक्स है, जो अपना वो प्रभुत्व बढ़ाने की अपना वो जो
एक्सपेंशन करना चाहते हैं, अपना कंट्रोल करना ये इसी चाहते से हैं, जुड़ा वो करें। इसी से जुड़ा मेरा सवाल है सर कि क्या जी। पुतिन इदलिब में हमला करके अपने सीरियन ऑपरेशन को पूरा करना चाहते हैं या फिर वो ये चाहते हैं कि ये जंग लंबी चलती रहे? नहीं, वो ये तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वो ये चाहते हैं कि जंग लंबी चलती रहे, लेकिन वो ये जरूर चाहेंगे कि सीरियाई कंट्रोल जो है, मतलब सीरियाई कंट्रोल, मेरे कहने का मतलब कि प्रेसिडेंट बशर का जो कंट्रोल है, मैं देखिए अभी भी बशर बोल रहा हूँ, हालांकि मैं उनको एक तानाशाह मानता हूँ और बहुत सारा मेरा ऑब्जेक्शन है, लेकिन फिर भी वो ये चाहते हैं, बशर भी ये चाहते हैं, ईरान भी ये चाहता है कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा इलाकों को कंट्रोल कर लेंगे, तो जब हम कल को टेबल पे बैठेंगे, बार्गेनिंग करेंगे, तो हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस रहेंगे। जी, तो इसलिए वो इदलिब को कंट्रोल करेंगे ही करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई रास्ता है क्या कि जंग भी ना हो और शामी बागियों या फिर जिनको सीरिया दहशतगर्द कहता है उनको वहां से बाहर निकाला जा सके? कोई तीसरा रास्ता निकल सकता है क्या? देखिए, मेरा मानना यह है कि मिडिल ईस्ट में इतनी कहानी बिगड़ चुकी है, और सिर्फ बात सीरिया की नहीं है, आप उसको लीबिया, इराक और यमन से भी जोड़ सकते हैं। और मैं लगातार कहता रहा हूं कि एक तरफ वो जो बड़ी ताकतें हैं, रूस, अमेरिका जी, उनका एक जो भी उनका गेम प्लान चल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, अभी उस पर कभी बात कर लेंगे। दूसरी तरफ ईरान और सऊदी अरबिया का जो एक प्रॉक्सी वार चल रहा है जी, तो मुझे नहीं लगता कि कहानी सिर्फ इतनी है कि अगर मान लीजिए कि बशर चाहें तो वो समझौता कर लें, या जो बागी या जो सो कॉल्ड टेररिस्ट जिनको बोलते हैं वो समझौता कर लें, वो इतनी बात नहीं है। आज आपने सुना होगा कि भाई इजराइल के ऊपर आरोप लगाया है सीरिया ने कि आपने हमारे एयरपोर्ट्स पे जो है बमबारी की है, मिसाइल दागे हैं जी। तो कहानी इतनी उलझी हुई है कि हम ये नहीं कह सकते कि किसी के बूते की बात है कि वो ये कर सके। ठीक है, मतलब वो खुदा खौफ करे कि सबको अकल आए थोड़ी मोड़ी, कि कम से कम आम शहरियों को दिक्कत ना हो, बस। ठीक है, आप ठीक है, आप जियो पॉलिटिक्स करते रहें, आप अपना क्षेत्र बढ़ाएं, ये करें वो करें, सब कुछ करें, हाँ, लेकिन जाने कम से कम जाने ना जाएं, जाने कम से कम जाएं या ना जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया। अगर जो बहुत शुक्रिया प्रकाश की राय साहब, अपनी अहम राय, अपनी अहम बात इस खबर पर रखने के लिए। इधर बात करें यूनान की राजधानी एथेंस की, तो वहां पर एक इंतशार पसंद ग्रुप ने इंसानी इखासों से, अगर हम बात करते हैं तो ईरानी सफारत खाने पर हमला किया है। पुलिस के मुताबिक इन मुजाहिरीन ने ईरान में कुर्द आबादी के साथ रवा रखे गए जाने वाले सलूक पर गुस्से का इजहार किया है और इसका इजहार करते हुए सफारत खाने के शीशे तोड़ दिए और सुर्ख रंग से सफारत खाने की दीवार पर नारे भी लिख दिए। जराये के मुताबिक तकरीबन 10 लोगों ने सफारत खाने पर हमला किया, जो कि डंडों और रॉड से लैस थे। इस वाकये में कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ है। इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते पेरिस में भी ईरानी सफारत खाने की इमारत को निशाना बनाया गया था। इधर रूस ने कहा है कि मलेशिया एयरलाइंस की उड़ान MH17 को जिस मिसाइल से गिराया गया था वो रूस की नहीं बल्कि यूक्रेन की फौज की थी। वाज़ेह है कि जुलाई 2014 में बागियों के कब्जे वाले मशरक़ी यूक्रेन में मुसाफिरों को लेकर जा रहे एक मलेशियन तैयारे को मिसाइल से मारकर गिरा दिया गया था। हादसे में तैयारे में सवार सभी 298 लोग मारे गए थे। नीदरलैंड और ऑस्ट्रिया के जांच के बाद मई में ऐलान किया गया था कि ये मिसाइल रूसी शहर कुस्कर की एक फौजी इकाई से यूक्रेन लाई गई थी। वहीं रूस ने इस मामले में मुलव्वस होने से इनकार किया है। रूस की वजारत दिफा के मिसाइल डायरेक्टरेट के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल निकोलाई पार्शिन ने मीडिया को बताया कि रूसी फौज ने बक मिसाइल बनाने वाले रिसर्च सेंटर में की गई जांच में पाया कि जिस मिसाइल की बात हो रही है वो 1986 में एक फौजी इकाई ले जाई गई थी और जहां तक उनकी जानकारी है ये मिसाइल यूक्रेन के बाहर नहीं गई। इसका मतलब साफ है कि MH17 को यूक्रेन ने ही मार गिराया है। 1986 में ये मिसाइल 223वें एयर डिफेंस ब्रिगेड को दिया गया था। इस मिसाइल को उस वक्त रूस का हिस्सा रहे यूक्रेन में डिप्लॉय किया गया था। फिलहाल ये यूक्रेन आर्मी के जेरे कंट्रोल है। यूक्रेन का यही मिसाइल MH27 पर दागा गया था। रूस के ज्वाइंट
इन्वेस्टिगेशन टीम में ये बात सामने आई है कि ये मिसाइल यूक्रेन से ही दागा गया था। जनूबी कोरिया के सदर मून जे इन 18 सितंबर को शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन से मुलाकात करने वाले हैं। मंगल के रोज होने वाली इस मुलाकात से जनूबी कोरिया के ज्यादा तवक्को वाबस्ता नहीं है। सोल में अपने काबीना से बात करते हुए जनूबी कोरिया के सदर मून ने कहा कि वो कोरियाई जजीरे को जौहरी हथियारों से पाक करने के लिए किम जोंग से बात करेंगे और अब तक की पेशरफ्त का जायजा लेंगे। मून ने कहा कि वो चाहते हैं कि ड्यू न्यूक्लियराइजेशन का अमेरिका मुतालबा भी पूरा हो और शुमाली कोरिया पर जारी पाबंदी में भी ढील दी जाए। उन्होंने अमेरिकी सदर ट्रंप और किम जोंग के दोबारा मुलाकात की भी तायद की है। वाज़ेह है कि रवां बरस दोनों ममालिक के रहनुमाओं के दरमियान मुलाकातें हो चुकी हैं, जबकि शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग जून में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात कर चुके हैं। मैं चेयरमैन किम जोंग से कोरियाई जजीरे के हालात पर बात करूंगा। मैं चाहता हूं कि अमेरिका की डी न्यूक्लियराइजेशन का मुतालबा भी पूरा हो और शुमाली कोरियाई पर जारी पाबंदी भी खत्म हो। मैं समझता हूं कि किम जोंग और सदर ट्रंप में काफी जज्बा है। अगर इन दोनों लीडरों के बीच दोबारा मुलाकात होती है तो डी न्यूक्लियराइजेशन प्रोसेस जल्द आगे बढ़ेगा। इधर अमेरिका के वजीर खारजा जिम मॉटिस ने रूस की जानिब से मकदूनिया में अपोजिशन को सरमाया फराहम करने पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मॉस्को हुकूमत अपने पैसे और असर और रसूख का इस्तेमाल करके मकदूनिया की हिज़्ब इख्तिलाफ जमात की पोजीशन मजबूत बनाने में ख़ास तौर से मसरूफ़ है। और मकदूनिया के दौरे पर गए मैटिस ने कहा कि मॉस्को के इस कदम की वजह से मकदूनिया के मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो का रुकन बनने की राह में मुश्किलात पैदा हो सकती है। मैटिस ने कहा कि रूसी हुकूमत अपोजिशन ग्रुपों को सरमाया फराहम कर रही है ताकि मकदूनिया के नाम की तब्दीली के सिलसिले में मुजव्वज़ा रेफरेंडम को नाकाम बनाया जा सके। I applaud your tireless efforts to reach the historic Prespa agreement with Greece. The United States recognizes this agreement took hard work and patient diplomacy on both sides, compromises on both sides, and compromise is always hard. इधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में जज के ओहदे के लिए ब्रेट खासतौर से कावानॉग को नामजद किया, लेकिन ब्रेट उस वक्त मुश्किल में पड़ गए जब खातून प्रोफेसर क्रिस्टीन ब्लेसी फोर्ट ने उन पर जिनसी ज्यादती का इल्जाम लगा दिया। क्रिस्टीन के इल्जामात के बाद अपोजिशन डेमोक्रेटिक ने इस हफ्ते के आखिर में जज की तकर्रूरी को लेकर होने वाली वोटिंग टालने की मांग की और इस मुद्दे पर बरसर इक़्तिदार रिपब्लिकन पार्टी के रुकन पार्लियामेंट भी बटे नजर आए। उनमें से कुछ का कहना है कि जज की तकर्रूरी से पहले इस खातून की बात सुनी जानी चाहिए। कैलिफोर्निया की पालो एल्टो यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की प्रोफेसर क्रिस्टीन ने वॉशिंगटन पोस्ट को दिए इंटरव्यू में कहा कि 1980 के करीब मैरीलैंड सूबे में एक पार्टी के दौरान नशे में लड़खड़ाते ब्रेट ने मुझसे जबरदस्ती की कोशिश की। ब्रेट ने मेरा मुंह हाथ से बंद कर दिया था ताकि मैं चिल्ला ना सकूं, लेकिन सही वक्त पर ब्रेट के दोस्त ने मुझे बचा लिया। वहीं ब्रेट ने इन तमाम इल्जामात को खारिज कर दिया है। बरतानिया की वज़ीर आज़म थेरेसा ने ब्रेक्जिट को लेकर के अपने पार्टी के लीडरों को इंतबाह दिया है कि वो जो इस डील की मुखालफत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन के साथ उनके ब्रेक्जिट सौदे का कोई मुतबादिल नहीं है। थेरेसा ने कहा कि जब तक यूरोपीय यूनियन के साथ कोई हतमी समझौता नहीं हुआ है, वाज़ेह है कि वो अपनी ही पार्टी के कुछ लीडरों से नाराज़ हैं। आपको बता दें कि थेरेसा में बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से अलग होने के हक में है, लेकिन पार्टी के कुछ बागी लीडरों ने इसकी मुखालफत में वोट देने की धमकी दी है। बागियों का कहना है कि थेरेसा का फैसला बरतानिया के हक में नहीं है। ब्रिटेन को यूरोपीय यूनियन से मार्च 2019 तक इनखला करना है। इसमें अब महज 6 महीने बचे हुए हैं। थेरेसा ने बीबीसी के साथ इंटरव्यू में कहा कि बातचीत उनके सियासी करियर की जगह ब्रिटेन के मुस्तकबिल पर होनी चाहिए। As I say, I believe we'll get a good deal. We'll bring that back from from the EU negotiations and put that to Parliament. I think that the alternative to that will be not having a deal, because I don't think there will be, I don't think the negotiations would have that deal, and B, we're leaving on the 29th of March 2019. उधर ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबास्टियन कुर्ज ने कहा है कि बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से इखराज के अमल को रोकने की तमाम मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए। वाज़ेह है कि यूरोपीय सरबराहान का 2 रोज़ा इजलास मंगल को ऑस्ट्रिया में शुरू हो रहा है, जिसमें कि ब्रेक्जिट का मसला ज़ेर गौर है।
कुर्ट्स ने पेरिस में फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रों से मुलाकात के बाद कहा कि इस इजलास में ब्रेक्जिट के अलावा महाजरीन के बहरान पर भी तफसीली बातचीत की जाएगी। और उसमें मैक्रों ने कहा कि यूरोपीय यूनियन की कोशिश होगी कि एक तरफ वो तमाम रियासतों का तहफ़्फ़ुज़ करें और साथ ही बरतानवी अवाम के ब्रेक्जिट से मुतालिक फैसले को हतमी शक्ल भी दें। We agree that we have to do everything possible to avoid a hard Brexit and to make possible that there will be a strong cooperation between the UK and the European Union even after the UK leaving the EU. वहीं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है कि अगर बरतानिया बगैर किसी डील के यूरोपीय यूनियन से बाहर होता है तो उसके लिए फिर बड़ा माशी नुकसान होगा। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीन लोगार्ट ने कहा कि बरतानिया को कुछ ना कुछ समझौता करना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो 2018-19 में बरतानिया की ग्रोथ रेट जर्मनी और फ्रांस से पिछड़ जाएगी। वाज़ेह है कि बरतानिया तो मार्च 2019 तक यूरोपीय यूनियन को छोड़ना है, लेकिन अभी तक ब्रेक्जिट की डील नहीं हो पाई है। बरतानिया ने लोगों को दोनों ही हालात के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। That risks had increased and that growth appeared to have peaked in some of the major economies, and that growth had become less even globally. We will update this forecast in October during our annual meetings that are due to take place at that time in Indonesia. What I can say at this point without disclosing any number is that clouds on the horizon have not become lighter but darker. ब्रिटेन के जिस सलिसबरी शहर में जो रूसी जासूस सर्गेई स्क्रिपल और उनकी बेटी को नर्व एजेंट देकर जान से मारने की कोशिश की गई थी, वहां एक और जोड़े पर इसी तरह का हमला किया गया है। पुलिस के मुताबिक सेल्सबरी के प्रेजो रेस्तोरां में गुज़िश्ता शाम 40 साल का एक शख्स और 30 साल की खातून अचानक बीमार हो गए। इस वाक़े को पुलिस ने संजीदगी से लिया और मामले की जांच में जुट गई है। वाज़ेह है कि मार्च में स्क्रिपल और उनकी बेटी यूलिया पर जानलेवा नर्व एजेंट नोको खासों से नोविचोक से हमला किया गया था। ब्रिटिश हुकूमत ने इस हमले के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है और इस सिलसिले में वहां की पुलिस ने 2 रूसियों खासों से अलेक्जेंडर पेट्रोव और रुस्लान बोशिरोव को मुल्ज़िम करार दिया है, जबकि रूस ने इन इल्ज़ामात से इनकार किया है। चीन ने इंतबाह दिया है कि अगर अमेरिका ने चीन से आने वाली मसनूआत पर $200 अरब का नया टैक्स लगाया तो चीन जवाबी कार्रवाई करेगा। चीन की वजारत खारजा की तर्जुमान ने कहा कि चीन बातचीत के जरिए मसले का हल चाहता है, लेकिन अमेरिका एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्म दिया कि चीन से आने वाली मसनूआत पर $200 अरब के नए टैक्स के लिए काम शुरू कर दें। ब्लूमबर्ग में शाये होने वाली एक रिपोर्ट में बताया गया कि सदर ट्रंप की तरफ से चीनी मसनूआत पर टैक्स लगाने का ऐलान एक ऐसे वक्त में किया गया है जब दूसरी जानिब अमेरिका के वजीर खजाना स्टीवन नूचिन चीन के साथ तिजारती तनाज़ा हल करने के लिए दोबारा बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के इस ऐलान के बाद चीन की तिजारत मुतासिर हुई है। चीन जिससे डॉलर की शरह में बेहतरी और चीन की करेंसी युआन की कदर गिर गई है। आपको बता दें कि ट्रंप इंतजामिया पहले ही $50 अरब का चीनी अशिया पर इजाफी टैक्स लगा चुका है। 美方对华出台任何新的加征关税措施 अगर अमेरिका चीन के मसनूआत पर इजाफी टैक्स लगाता है तो चीन भी अवाम के हक में जवाबी कार्रवाई करेगा। चीन का मानना है कि ये तिजारती जंग किसी के हक में नहीं है। सारे मसले बातचीत के जरिए और आपसी भरोसे के जरिए हल किए जाने चाहिए। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन वर्ल्ड न्यूज़ के बाद जी सलाम पर और भी खबरें हैं, उनका सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए जी सलाम।